हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है। तो सेल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होगा वो आज हम देखेंगे। छोटा सा टॉपिक है, मतलब सिंपल टॉपिक है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट समझना अच्छे से। ठीक है। और मतलब धीरे धीरे डेवलपमेंटल कंप्लीट ही हो गया हमारा लगभग, है ना। तो इसके बाद ये देख लो। तो अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। जिस भी तरह से आपको कनेक्ट करना कनेक्ट करिए, सवाल पूछिए, जो भी प्रॉब्लम है बताइए, है ना। हर तरह से कोशिश करूँगा आप लोगों की हेल्प करने की। तो चलो आज का टॉपिक जो है वो अब शुरू करते हैं हमारा। तो हेडिंग देंगे सेल टू सेल इंटरेक्शन। सेल टू सेल इंटरेक्शन। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम क्या मतलब होता क्या है और क्या क्या हम इसमें करने जा रहे हैं। तो सेल टू सेल जैसे नाम से समझ में आ रहा है, सेल और सेल के बीच में कैसे इंटरेक्शन होगा। तो जब आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे एक दूसरे से सेल कैसे कम्युनिकेट करती हैं। ठीक है। मतलब बेसिकली जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है आपका, तो उस टाइम पे कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, है ना। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो उसमें बेसिकली तीन एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। एक आपका वहाँ पे अब ग्रोथ हो रही होती है एम्ब्रियो की, है ना। कुछ सेल्स का उसमें डिफ्रेंशिएशन हो रहा होता है। ठीक है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, तो थोड़ा वीडियो में अगर आए तो देख लेना, है ना। तो ग्रोथ हो रहा है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, एंड उसके अलावा फिर मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है। मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यही होगा, ग्रोथ होगा, एम्ब्रियो जो है धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होगी, उसमें जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे, किसी को लीवर बनाना होगा, किसी को हार्ट बनाना होगा सेल्स को। एंड मॉर्फोजेनेसिस मतलब ऑर्गन डेवलपमेंट, जो भी आपका जो मॉर्फोजेंस की हेल्प से प्रोसेस होगा वो हम पढ़ चुके हैं मॉर्फोजेनेसिस में। ठीक है। तो ये सब ये कुछ मतलब बेसिक वो चीज़ें होंगी जो आपका जब डेवलपमेंट हो रहा होगा एम्ब्रियो का तब ये सब हो रहा होगा। ठीक है। अब इन सब प्रोसेस को करने के लिए सेल का इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई जब तक सेल में इंटरेक्शन नहीं होगा ना ग्रोथ होगी, ना डिफ्रेंशिएशन होगा, ना मॉर्फोजेनेसिस, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो उसके लिए सेल जो है वो इंटरेक्शन करती हैं एक दूसरे के साथ। तो इंटरेक्शन बहुत ही एक हाईली कंट्रोल प्रोसेस होता है। इट इज़ अ हाईली कंट्रोल प्रोसेस जिसमें एम्ब्रियो का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो बहुत ही मतलब प्रिसाइजली सेल जो होती हैं वो अपना काम करते हैं, क्योंकि अगर एक भी सेल ने अब नॉर्मली कर दी ना तो फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो आपका मतलब पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है। मतलब तो दैट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ओके। अब ये जो इंट्रैक्शन होता है आपका, ये हम दो तरह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो ये जो इंट्रैक्शन होता है आपका ये दो तरह से होता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ग्रोथ और डिफरेंशिएशन और मॉर्फोजेनेसिस हो रहा है ना, तो इसमें से एक प्रोसेस जो है वो आपका मॉर्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मॉर्फोजेनेसिस। ठीक है। और एक आपका ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो जो इंट्रैक्शन मेनली आपका मॉर्फोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, उस प्रोसेस उस टाइप के अटैचमेंट को हम बोलते उस टाइप के इंट्रैक्शन को हम बोलते हैं अटैचमेंट बेस्ड इंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन। तो एक इंटरेक्शन तो हो गया अटैचमेंट बेस्ड, अभी बताऊंगा। और दूसरा जो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, जो मेनली ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है, उस इंटरेक्शन को हम बोलते हैं इंडक्शन बेस्ड इंटरेक्शन। इंडक्शन बेस्ड इंटरेक्शन। ठीक है भाई। तो दो तरह के इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे, एक आपका अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन जो आपका मेनली मॉर्फोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कराएगा, बट मेनली और मोस्टली ये आपका इसी से होता है, और ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मोस्टली आपका इसी से होता है। ठीक है। तो ये आपका कुछ हो गया। तो सबसे पहले हम एक डेफिनेशन, अच्छा फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको डिटेल में पढ़ेंगे दोनों को, और इसमें मतलब कैसे अटैचमेंट बेस्ड होता है, कैडरिन का जो जो कैडरिन मैकेनिज्म होता है वो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है। और जो इंडक्शन बेस्ड होता है, यहाँ पे इंडक्शन में हम देखेंगे कि कैसे कैसे इंडक्शन हो रहा है ना, वो मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरह से हम इसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे अपना। ओके। तो सबसे पहले दो लाइन लिखेंगे सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए कि होता क्या है। तो आप लिखो कि एनिमल डेवलपमेंट इज़ हाईली कंट्रोल्ड। लिखो एनिमल development is a highly controlled process in which cell of the embryo cells of the embryo interact with interact with each other in highly precise manner. ठीक है। so that is cell to cell interaction. Okay. And if this doesn't happen
अगर ऐसा नहीं होता है, एक सेकेंड मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, इफ दिस डजेंट हैपन देन सच इंट्रैक्शन, then such uh, then such normal development of animal is not possible. ठीक है भाई, तो अगर ऐसा नहीं होगा, कंट्रोल और प्रिसाइज नहीं होगा, तो ऐसी दिक्कत आ जाएगी. ओके, एंड फिर एक पॉइंट लिख लो कि मेनली द सेल टू सेल इंटरेक्शन मेनली इन्फ्लुएंसेस द 3 डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़. तो अब इन 3 डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का नाम लिख लो. फिर उसके बाद अगला पॉइंट करके लिख लें कि देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सेल टू सेल इंटरेक्शन ड्यूरिंग अर्ली एनिमल डेवलपमेंट, दैट इज अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन एंड इंडक्शन बेस्ड इंटरेक्शन. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स लिख लो आप. और इन पॉइंट्स को लिखने के बाद फिर हम एक एक करके शुरू करते हैं अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन. तो अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन जो होता है आपका, इसमें क्या होता है कि जैसे एक सेल है, ठीक है, दूसरी सेल है, तो सेल का सेल के साथ अटैचमेंट होगा. नाम से समझ में आ रहा है अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन. तो ये जो अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन होता है, ये कुछ सरफेस प्रोटीन की हेल्प से होता है. ठीक है, कुछ प्रोटीन्स होंगी जो इस सेल की सरफेस पे होंगी और कुछ प्रोटीन होंगी जो इस सेल की सरफेस पे होंगी. फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच करेंगी. ठीक है, ताकि आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाए, फिर ऑर्गन का फॉर्मेशन होने लग जाए, है ना. तो ऐसे ये काम करती हैं. तो बेसिकली इसके बारे में मतलब जैसे एक मैल्कम साइंटिस्ट था, उसने बोला कि ये जो है ना डिफरेंशियल एडेशन हाइपोथेसिस मॉडल दिया था उसने, है ना. तो एक तो वो है. उसके अलावा आपका एक टाउन्स है जिसने आपका मॉडर्न एनालिसिस दिया था कि मॉर्फोजेनेसिस किस तरह से होता है. तो मतलब हम मॉडल्स वगैरह तो नहीं पढ़ेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है. बस आप यहाँ पे समझ लो कि जो अभी का जो मतलब अभी जो लोग कहते हैं, रिसेंट जो डिस्कवरीज हैं वो ये कहती हैं कि जो सेल होती है उसकी सरफेस पे एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है कैडहेरिन प्रोटीन. क्या नाम है? कैडहेरिन प्रोटीन. तो ये कैडहेरिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने के बाद फिर ये एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और इसी तरह से आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होने लग जाता है. सो कैडहेरिन बेसिकली क्या है? एक टाइप का एडहेशन मॉलिक्यूल है. क्या है? एडहेशन मॉलिक्यूल. एडहेशन मॉलिक्यूल क्यों बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि ये 2 सेल को अडहेयर करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो मैं भी आपको बताऊंगा, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा मैं आपको. मेनली मैकेनिज्म आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं. और ये जो कैडहेरिन प्रोटीन होती है, ये मतलब बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये मैं अगले पेज पे आपको बताता हूँ. तो जितना भी मैंने बताया पहले वो थोड़ा सा लिख लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ इसको. तो अटैचमेंट बेस्ड देखेंगे पहले. अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन. ठीक है, तो अटैचमेंट बेस्ड इंटरेक्शन में पहले 2 पॉइंट लिख लो जो मैंने बोला कि लिखो एवरी सेल हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस प्रोटीन. एवरी सेल हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेस प्रोटीन ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ठीक है, सरफेस प्रोटीन होती है ड्यूरिंग डेवलपमेंट. दीज सेल्स मूव एक्टिवली एंड ऑर्गेनाइज to create different types of tissue organization. ठीक है भाई, तो जो मैंने आपको बोला वो हमने लिख लिया कि अलग अलग सरफेस पर प्रोटीन्स होती हैं. हम मेनली कैडहेरिन पढ़ेंगे जो आपका एक्टिवली ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करती है. ओके, और फिर आप ऐसे लिख लो कि देर आर डिफरेंट मॉडल्स टू एक्सप्लेन दिस अटैचमेंट, है ना. तो डिफरेंट मॉडल्स में आप एक लिख लो कि डिफरेंशियल एडहेशन मॉडल. डिफरेंशियल एडहेशन मॉडल. ठीक है, डिफरेंट एडहेशन हाइपोथेसिस मॉडल लिख लो. हाइपोथेसिस मॉडल. इट वाज गिवन बाय मैल्कम इन 1964. ठीक है, एंड इट एक्सप्लेन्स द सेल sorting pattern according to the proteins available on the surface of the cell. Okay, so that is differential adhesion hypothesis model. मॉडल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस नाम आपको आंसर राइटिंग जब करोगे तो उसमें नाम लिख दोगे तो बस वही काफ़ी है. ओके, और इसी तरह से आप एक लिख लो मॉडर्न एनालिसिस मॉडल. मॉडर्न एनालिसिस मॉडल. ठीक है, सो दिस मॉडर्न एनालिसिस मॉडल वाज गिवन बाय टाउनी एंड होल्टफ्रेटर. ठीक है, ये आपका 1955 में आया था. तो ये 2 मॉडल हैं आपके जो एक्सप्लेन करते हैं आपके कि सेल एडेशन कैसे हो रहा है, मॉर्फोजेनेसिस कैसे हो रहा है. ठीक है, तो वो सब आपका. ओके, तो एक पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे. अब ये हमने लिख लिया. अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे कि द मेन सेल एडेसिव मॉलिक्यूल इज कैडहेरिन प्रोटीन. द मेन सेल
adhesive molecule is cadherin, ठीक है। एंड कैडहेरिन्स आर दी सरफेस जो सेल सरफेस इंटीग्रल प्रोटीन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। आगे मैं लिखवा दूंगा, मैकेनिज्म करेंगे। सो कैडहेरिन होती है बेसिकली। तो कैडहेरिन कैसे सेल एडेशन में हेल्प करती हैं, आपका कैसे टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, समझ रहे हो। मतलब एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसके पास कैडहेरिन एक दूसरे से अटैच हो गई, फिर ऐसी और भी सेल्स हैं, और ऐसे धीरे धीरे सेल्स जो हैं वो इकट्ठी होते गई तो टिश्यू बन गई है ना। अ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। फिर धीरे धीरे टिश्यू है और स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएशन हो के इसमें आपका फिर ये ऑर्गन बन जाएगी, लीवर बन गई, हार्ट बन गई, है ना। तो ऐसे आपका हो रहा है, समझ गए। सो आप यहाँ पे लिखेंगे कि कैडहेरिन के बारे में पॉइंट लिख लें कि कैडहेरिन आर कैल्शियम डिपेंडेंट एडेशन मॉलिक्यूल्स। कैडहेरिन आर कैल्शियम डिपेंडेंट, बेसिकली कैल्शियम के थ्रू चलती हैं, अभी बताऊंगा मैकेनिज्म में। कैल्शियम डिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर क्रिटिकल फॉर, ठीक है। किस चीज़ के लिए क्रिटिकल है? एक तो आपका जो सेल और सेल के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर रही है आपका, है ना। और ऑर्गेनाइजेशन एनिमल की कैसे होगी उसमें हेल्प कर रही है ना। और स्पेशियल सेग्रीगेशन जो है सेल टाइप का उसमें हेल्प करेंगी। तो उन सब चीज़ों के लिए क्रिटिकल है। सो क्रिटिकल फॉर, आप लिख लो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल फॉर्म, ठीक है। तो एनिमल की जो फॉर्म है उसके ऑर्गेनाइजेशन में। दूसरा पॉइंट लिख लो इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनिंग इंटरसेलुलर, ठीक है, सेल के बीच में जो है इंटरसेलुलर कनेक्शंस। तो सेल्स के बीच में जो कनेक्शंस है उसको इस्टेब्लिश करने में और मेंटेन करने में हेल्प करेगी। एंड स्पेशियल सेग्रीगेशन ऑफ सेल टाइप्स, ठीक है। तो सेल के टाइप का जो सेग्रीगेशन है उसमें भी हेल्प करती है कैडहेरिन। ओके। सो एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि जो सेल की जो बाउंड्री है बेसिकली वो डिपेंड करती है कि कितने टाइप्स की कैडहेरिन प्रोटीन इसके पास हैं और कितने अमाउंट में कैडहेरिन प्रोटीन है, उसके बेस पे ही इनका अटैचमेंट और डेवलपमेंट होता है। जैसे कुछ डिफरेंट टाइप्स की कैडहेरिन प्रोटीन होती है, जैसे ई कैडहेरिन होती है, इसको हम एपिथेलियल कैडहेरिन बोलते हैं, पी कैडहेरिन प्लेसेंटल कैडहेरिन बोलते हैं, एन कैडहेरिन न्यूरल कैडहेरिन होती है, ऐसी प्रोटो कैडहेरिन होता है। तो अलग अलग टाइप की कैडहेरिन होती है। तो जो एडेशन होता है आपका वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की और कितने अमाउंट में कैडहेरिन प्रोटीन प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से आपका ऑर्गेनोजेनेसिस होता है ना, मॉर्फोजेनेसिस उसी के हिसाब से होता है आपका, समझ गए। तो ये बस कुछ पॉइंट्स हो गए अटैचमेंट बेस्ड इंट्रैक्शन के ऊपर। मैं लिखवा दूंगा आपको टाइप्स में भी प्रोटीन कौन कौन सी कैडहेरिन प्रोटीन होती हैं। बस अब इसमें इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कैसे मतलब ये एडेशन होता कैसे है, ये मैं आपको अगले पेज पे बताता हूँ, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ कैडहेरिन एक्शन देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ कैडहेरिन एक्शन, कैसे कैडहेरिन का इंट्रैक्शन हो रहा है आपका वो देखो। तो कैडहेरिन के इंट्रैक्शन में आपका सिर्फ कैडहेरिन अकेले काम नहीं करती है। तो कैडहेरिन के साथ साथ क्या होता है, एक तो कैडहेरिन होती है इसमें, ठीक है। कैडहेरिन के साथ आपका एक कैटेनिन प्रोटीन भी होती है, कैटेनिन प्रोटीन, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा आपका एक एक्टिन होती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की आपकी प्रोटीन होती हैं, इनकी बाइंडिंग होती है आपस में और फिर बाइंडिंग से आपका अटैचमेंट होता है। तो कैडहेरिन होता क्या है, कैडहेरिन आपका मैंने पहले बताया इंटीग्रल जो सेल मेम्ब्रेन है ना उसकी प्रोटीन होती है आपकी। और कैटेनिन क्या होती है, कैटेनिन आपका एक तरह से ना ये अटैच करती है एक्टिन को कैडहेरिन से, बिकॉज एक्टिन जो है आपका ये एक बेसमेंट प्रोवाइड करता है कैडहेरिन प्रोटीन के लिए। देखो मैं पहले बना देता हूँ, ये आपका EC1 EC2 मैंने एपिथेलियल ले लिया था, एपिथेलियल कैडहेरिन 1, एपिथेलियल कैडहेरिन 2, एपिथेलियल कैडहेरिन 3, एपिथेलियल कैडहेरिन 4, कितनी पे है ना। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो, दिस इज एक्टिव रिकॉग्निशन साइट। तो यहाँ से जो होगी, जो दूसरी सेल की जो वो होगी ना वो उसको रिकॉग्नाइज करेगी। सो दिस इज एडहेसिव रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होगी। फिर इसके बाद इसमें आपका ऐसे करके ये होगा और यहाँ पे आपका यहाँ पे ऐसे इसका फॉस्फोराइलेशन साइट होती है, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन साइट होती है। और यहाँ से सेल मेम्ब्रेन शुरू हो जाती है। ये वाला पार्ट जो होता है ना इसका, वो सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन आपको पता ही है बाइलिपिड लेयर है, पढ़ेंगे जब सेल पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे सेल होती है सेल मेम्ब्रेन इसकी, ठीक है भाई। तो ये सेल मेम्ब्रेन में पार्ट है। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाला पार्ट हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन के मतलब सेल के अंदर वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पे जो अंदर होती है, ये अंदर जब मतलब फॉस्फोराइलेशन साइट सेल के अंदर होगी और यहाँ पर अटैच होती है आपका कैटेनिन प्रोटीन होती है यहाँ पे प्रेजेंट। कैटेनिन प्रोटीन एक ट्राइमर होता है ना, हेट्रोट्राइमर उसको हम बोलते हैं, मतलब उसमें 3 सब यूनिट्स होती हैं। सो दिस इज कैटेनिन प्रोटीन। और कैटेनिन प्रोटीन के बाद यहाँ पर आपका
ऐसे ये आपका एक्टिन है, ठीक है। तो ऐसे एक्टिन प्रोटीन पड़ी हुई है आपका, दिस इज एक्टिन। और इसमें भी आपका जो ये जो कैटेनिन है ये अटैच कर रही है आपका कैडरिन को एक्टिन से, जो मैंने आपको बताया। तो इसमें एक होता है बीटा सब यूनिट, ये बीटा सब यूनिट आपका कैडरिन से अटैच्ड होती है, ये कैडरिन है तो बीटा सब यूनिट इससे अटैच होती है। फिर उसके बाद इसमें आती है एक गामा सब यूनिट, तो गामा सब यूनिट एक्टिन से अटैच्ड होती है ना, ऐसे इससे अटैच्ड होती है। और जो बीटा और गामा को अटैच करने का काम करती है अल्फा कैडरिन, अल्फा कैटेनिन। सो दीज आर कैटेनिन प्रोटीन, ठीक है, समझ गए। तो एक कैडरिन ये हो गई लंबी सी, इसमें फोस्फोराइलेशन साइट है, और यहाँ पे आपका कैल्शियम बाइंडिंग साइट भी होती है जो एक्टिवेशन का काम करती है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और बस ये आपका इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपका सेल के अंदर की पार्ट है। तो दिस इज इन साइटोप्लाज्म एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल। अब मैं आपको क्या करता हूँ, दो सेल बनाता हूँ और इस वाली सेल की जो कैडरिन है वो दूसरी वाली सेल की कैडरिन के साथ अटैच करके दिखाता हूँ, ताकि आपको अटैचमेंट टाइप मतलब कैसे हो रहा है इसमें वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, वो बताने से पहले थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में जो अभी हमने बनाया, आपको समझाया। कैडरिन आर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ लगभग 750 अमाइनो एसिड, ठीक है। टू बी स्पेसिफिक जाना है तो 720 से 748 के आसपास होते हैं अमाइनो एसिड लॉन्ग एंड शेयर कॉमन सीक्वेंसेस, ठीक है। जो दूसरी के साथ अटैच करेगी तो उसके जो सीक्वेंसेस हैं वो कॉमन होते हैं, ओके। एंड एक पॉइंट और लिखो, दे आर एसोसिएटेड विद द एक्टिन बंडल्स एट द साइटोप्लाज्मिक डोमेन। साइटोप्लाज्म में ये इसके साथ अटैच्ड है। दे आर एसोसिएटेड with the actin bundles at the cytoplasmic domain through किसके अटैच्ड है, थ्रू कैटेनिन प्रोटीन, कैटेनिन प्रोटीन, ठीक है भाई। और कैटेनिन प्रोटीन क्या है आपका, कैटेनिन प्रोटीन इज अ हेट्रोट्राइमर। हेट्रो हेट्रो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग अलग सब यूनिट है इसमें। हेट्रो ट्राइमर विच इज़ मेड अप ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा सब यूनिट्स। और इसमें आप ये भी लिख लो कि बीटा सब यूनिट अल्फ़ा सब यूनिट क्या कर रही है, अल्फ़ा सब यूनिट कनेक्ट्स बीटा एंड गामा सब यूनिट्स, ओके। एंड बीटा सब यूनिट क्या कर रही है, बीटा सब यूनिट अटैच्ड टू द कैडरिन, कैडरिन से अटैच्ड है। एंड गामा सब यूनिट क्या कर रही है आपका, गामा सब यूनिट आपका एक्टिन फिलामेंट से अटैच्ड है। सो इट इज़ अटैच्ड टू द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है भाई। ये हमने तीनों का ट्राइमर भी लिख लिया। फिर एक पॉइंट और लिख लो कि कैडरिन जॉइन सेल टुगेदर बाय बाइंडिंग द सेम टाइप ऑफ कैडरिन ऑन अनदर सेल, ठीक है, जो दूसरी सेल पर। सो यहाँ पे आप लिखेंगे कि कैडरिन जॉइन सेल्स टुगेदर बाय बाइंडिंग द सेम टाइप ऑफ कैडरिन ऑन अनदर सेल, ठीक है। तो जैसे इस पे ऐसी एडेसिव रिकॉग्निशन साइट है, वैसी दूसरी सेल के पास भी होगी। तो ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगी। और ये आपका इंटरेक्शन कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा कि सेल के बाहर होगा, क्योंकि यहाँ से बाहर तो आपका सेल सरफेस है, तो सेल के बाहर होता है। सो दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर। सो दीज आर होमोफिलिक, मतलब एक जैसे होमोफिलिक इंटरेक्शन एंड अकर्स एक्स्ट्रा सेलुलरली, ठीक है भाई। तो एक्स्ट्रा सेलुलरली हो गया। अब बस ये स्ट्रक्चर सेल पे बना के मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी देख लेना। तो ये देखो मैंने बना दिया। तो ये एक सेल है आपका, ठीक है, ये पूरा सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म है, दिस इज अनदर सेल, ठीक है, ये दूसरी सेल का साइटोप्लाज्म है। तो इस सेल के अंदर आपका ये एक्टिन है जो भी मैंने आपको दिखाया। ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा लेबल कर लेना। अल्फ़ा किसके साथ अटैच होती है, अल्फ़ा इन दोनों को कनेक्ट करती है, बीटा आपका कैडरिन से अटैच होती है। सो दिस इज बीटा, दिस इज गामा, है ना। तो ऐसे सब में मैंने बना दिया आपकी सब जगह, दिस इज फॉस्फोराइलेशन। और यहाँ पे देखो, तो एक सेल का आपका ये एक जो एडेसिव रिकॉग्निशन साइट है आपकी, ये एक सेल की है, ये दूसरी सेल की एक्टिव रिकॉग्निशन साइट है। तो जब ये दोनों आप एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कैडरिन बाइंडिंग, ठीक है। तो कैडरिन के साथ बाइंडिंग हो गई।
तो वो हमारा हो गया। तो एक मैंने आपको एनलार्ज करके दिखा दिया कि कैसा होता है, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से कुछ आपका इंटरेक्शन होता है अटैचमेंट टाइप में। तो देखो भाई, इसमें देख लो एक बार, ये आपका सेल सरफेस से बाहर है, ठीक है। ये आपकी एक्टिन प्रोटीन हो गई, और ये आपका अल्फ़ा बीटा गामा है। इसमें अलग अलग नाम दिया हुआ है, बट जो मैंने आपको अल्फ़ा बीटा गामा बताया बस वो ध्यान रखना है ना। अटैचमेंट कुछ इस तरह से कि इस वाली की जो एडेशन साइट है वो इस वाली के साथ आपके अटैच्ड हो गई, वैसे इसके अंदर है। फिर देख लो ये भी सेम है आपका मैंने आपको E1 E2 E3 E4 करके बताया था ना, तो इसमें 5 दिए हुए हैं। फिर वही अल्फ़ा बीटा गामा, लेबलिंग इन्होंने भी थोड़ी सी अलग है, बट जो मैंने आपको बताया वही ध्यान रखना। फिर ये आपका एक्टिन प्रोटीन से आपका यहाँ पे अटैच्ड है, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये कुछ है, कुछ इस तरह से दिखता है ना, जब अगर सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर जाएंगे। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा जो टाइप्स हैं वो भी लिख लो। तो टाइप्स में बस कुछ नहीं, नाम लिखना है। ई टाइप है ना, ई टाइप मतलब एपिथेलियल टाइप। वैसे ही आपका पी टाइप, एन टाइप, वो सब भी लिख लो आप। पी टाइप, एन टाइप है ना, प्रोटोटाइप। तो ये सब आपका हो गया। अब थोड़ा सा 2 पॉइंट ये भी लिख लो कि जो डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन होता है इस टाइप के अटैचमेंट का, तो वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो एक तो हमने देख लिया कि जो अभी मैंने आपको जो बताई एपिथेलियल सेल्स का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो कैटरिन कॉम्प्लेक्स जो है, इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग द एपिथेलियल सेल्स टुगेदर। ऐसी जो गैस्ट्रुलेशन होता है फ्रॉग का, तो उस टाइम पर क्या होता है, कुछ न्यूरल ट्यूब जो है वो एन कैटरिन एक्सप्रेस करती हैं, जो एपिथेलियल है वो ई कैटरिन एक्सप्रेस करती हैं, और फिर वो आपका एक दूसरे के साथ मतलब अटैचमेंट शुरू करती हैं, अटैचमेंट शो करती हैं बेसिकली इस टाइप से, है ना। और क्या बोल सकते हो, हाँ, और ये बोल सकते हो कि डेवलपमेंट के टाइम पे आपका जो कैडरीन होती है वो दूसरे एडेसिव सिस्टम्स के साथ भी काम करती है। जैसे कुछ इंटीग्रल प्रोटीन होती हैं, है ना, कोलेजन हो गया, हिपैरिन हो गया, सल्फेट हो गया, सल्फेट ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह जो हो गया, जो यूट्राइन वॉल में होता है, इम्प्लांटेशन जब होता है आपका एम्ब्रियो का, उसमें हेल्प करता है ना। तो ये कुछ डेवलपमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो वो आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट में मैं आपको लिख के दे देता हूँ। तो ये देखो मैंने लिखा डेवलपमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ अटैचमेंट सिस्टम, ये जो भी हमने पढ़ा है। तो पहला हमने देखा कैटरिन कॉम्प्लेक्स विच हेल्प्स इन कनेक्टिंग द एपिथेलियल सेल्स टुगेदर। दूसरा मैंने लिखा गैस्ट्रुलेशन ऑफ फ्रॉग ज़ीनोपस, है ना। इसमें क्या होता है आपका, देखो जब आपका फॉर्मेशन शुरू हो रहा होता है ना, जब डिफ्रेंशिएशन शुरू हो रहा होता है, तो उस टाइम पर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन जब हो जाता है ना, वो एम्ब्रायोजेनेसिस में जाके पढ़ लेना। तो न्यूरल ट्यूब का जब फॉर्मेशन हो जाता है, तो न्यूरल ट्यूब फॉर्म होने के बाद एन कैडरिन जो है वो एक्सप्रेस करती है, और जो एपिडर्मिस होती है वो आपका ई कैडरिन एक्सप्रेस करती है, क्योंकि ये दोनों एक्टोडर्मल है। अगर ये एक्सप्रेस नहीं करेंगी तो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन अलग कैसे होगा और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन अलग कैसे होगा। तो इसलिए न्यूरल ट्यूब आपका एन कैडरिन प्रोड्यूस करती है, एक्सप्रेस करती है बेसिकली, और जो एपिडर्मल सेल होती हैं वो आपका ई कैडरिन प्रोटीन करती है ना। एंड देन दीज जो सेल्स, दीज टिश्यूज गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड द न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स इनसाइड द बॉडी एंड द एपिडर्मिस कवर्स द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ई कैडरिन। ओके, तो ये पॉइंट लिख लो कि दीज टिश्यू जो इनसे बनेंगे, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, जो कुछ सेल्स होंगी जो आपका एन कैटरिन करेंगी, तो ये एन कैटरिन टाइप का अटैचमेंट शो करने लग जाएंगी। तो इससे आपका एक नया न्यूरल डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से ये जो सेल्स हैं इसमें आपका ई कैटरिन का एक्सप्रेस होगा, तो ई कैटरिन एक दूसरे के साथ अटैच होकर ये आपका एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करने लग जाएंगे, ये पूरी बॉडी को कवर करता है। ओके, सो दीज टिश्यूज सेपरेट ईच अदर, टिश्यूज separate each other such that the neural tube is formed inside the body and epidermis covers the body outside, ठीक है। तो आउटसाइड में जो है वो बॉडी की कवरिंग आपकी एपिडर्मिस की हो जाएगी और इनसाइड आपका न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। तो प्रॉपर मतलब ब्रेन टू जो स्टेम होगी आपकी वो, है ना। तो ये इसी की हेल्प से हुआ, ये कैडरिन। और ये तो इसको देख लो एक बार कि न्यूरल, जो मैंने भी आपको बताया कि एक्टोडर्म है आपका, यहाँ पे न्यूरल क्रेस्ट फॉर्मेशन शुरू हो गया। तो अब जो न्यूरल क्रेस्ट है आपका, इसका फर्दर डेवलपमेंट होने के बाद अब यहाँ पे देख रहे हो आपके अलग अलग तरह की प्रोटीन एक्सप्रेस होने लग गए, है ना। तो कुछ जो है वो पूरा जो न्यूरल ट्यूब है आपका उसका फॉर्मेशन कराएगी, और कुछ जो है वो आपका एपिडर्मिस कराएगी, है ना। जैसे आप यहाँ पे देखो कि कुछ ब्लू है और कुछ आपकी रेड है, तो इसमें सॉर्टिंग होने लगी। तो कैसे कि कुछ ने जो है वो जो ई कैडरिन एक्सप्रेस करा, मान लो ब्लू वाली ने ई कैडरिन करा और रेड वाली ने आपका एन कैडरिन करा, तो ये रेड वाली आपकी ये न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन करा देगी, और ये जो ब्लू वाली आपकी वो आपका एपिथेलियल का फॉर्मेशन करा देगी,
ठीक है। तो ऐसे सॉर्टिंग हो जाती है, मतलब जो सेल जिस टाइप का सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करेगी, जिस टाइप की कैडेरिन प्रोटीन एक्सप्रेस करेगी, वो उसी टाइप से आपका मतलब उसी का फर्दर फिर डेवलपमेंट होगा, उसी टाइप का वो अटैचमेंट और उसी टाइप का डिफ्रेंशिएशन वो शो करेगी। ये बताना था। और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि डेवलपमेंट के टाइम पे आपका कुछ कैडरिन जो होती हैं दूसरी इंटीग्रल मतलब दूसरे प्रोटीन सिस्टम के साथ भी काम करती हैं, जो दूसरे एडहेसिव सिस्टम है उनके साथ भी काम करती है। तो वो भी लिख लो कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट कैडरिन वर्क्स विद अदर एडहेशन सिस्टम ऑल्सो, है ना। तो अदर में आप लिख लो कि कुछ जैसे कोलेजन हो गया, है ना, इनसे भी आपका ये शो करती है। हेपेरिन हो गया, ठीक है, हेपेरिन सल्फेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो इन सब के साथ भी शो करती है, जो आपका इम्प्लांटेशन और फर्दर मतलब और भी चीज़ें जो होती हैं उनमें हेल्प करता है आपका। तो दिस टाइप के अटैचमेंट को हमने जो है इस टाइप के अटैचमेंट को हमने पढ़ लिया। अब दूसरा हम पढ़ते हैं इंडक्शन बेस्ड वाला। अगले पेज में इंडक्शन बताता हूँ। तो इंडक्शन बेस्ड लिखेंगे, इंडक्शन बेस्ड इंटरेक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन बेस्ड इंटरेक्शन में क्या हम देखेंगे, बेसिकली इसमें क्या होगा, दो तरह की सेल्स होंगी, एक सेल ये है और एक सेल ये है, ठीक है। तो एक सेल तो वो है जो इंड्यूस करेगी, मतलब इन्फ्लुएंस करेगी दूसरी सेल को, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूसर। क्या बोलेंगे, इंड्यूसर या इन्फ्लुएंसिंग सेल। और जिसको ये इन्फ्लुएंस करेगी उसको बोलते हैं रेस्पॉन्डिंग सेल, जो रेस्पॉन्ड करेगी। तो रेस्पॉन्डिंग सेल ये हो गई आपकी, ठीक है। बेसिकली जो इंडक्शन बेस्ड इंटरेक्शन है ये सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वाला जो मैकेनिज्म है ना उस पर काम करता है, वो हम उसमें देखेंगे। असल में यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, इसको जेनेटिक्स में दिया हुआ। तो जेनेटिक्स में सिग्नलिंग पाथवे बताऊंगा और वहाँ पर जो उसमें डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं वो सब उस वाले जेनेटिक्स वाले पार्ट में। तो अभी बस यहाँ पे आप समझ लो कि यहाँ पर अगर आ जाता है ये, तो आपको कैसे सेल टू सेल इंटरेक्शन में इंडक्शन बेस्ड इंटरेक्शन आपको बताना। तो इसमें क्या होगा, जो इंड्यूसर सेल होती है वो रेस्पॉन्डिंग सेल के पास सिग्नल भेजती है। अभी सिग्नल भेजने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ होती हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग, है ना, कुछ होती हैं आपकी ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, कुछ होती हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, कुछ होती हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग, है ना। तो अलग अलग टाइप की सिग्नलिंग होती हैं, ये हम सिग्नलिंग में पढ़ेंगे डिटेल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक लाइन यहाँ पे भी बता दूंगा। तो जो सेल इंड्यूसर होगी वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगी, रिस्पॉन्डिंग सेल के पास भेजेगी सिग्नल। और अगर रिस्पॉन्डिंग सेल ने इन मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इसके बाद जो रिसेप्टर्स होंगे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर हम इस रिस्पॉन्डिंग सेल को बोल देंगे कॉम्पिटेंट सेल। क्या बोलेंगे, कॉम्पिटेंट सेल, क्योंकि अब ये कॉम्पिटेंट हो गई है। तो अब इसका नाम बन जाएगा कॉम्पिटेंट इंड्यूसर सेल। तो इंडक्शन जो होता है बेसिकली वो होता है इंट्रैक्शन बिटवीन द इंड्यूसर सेल एंड द रेस्पॉन्डिंग कॉम्पिटेंट सेल, ठीक है। तो इसको होता है बेसिकली, और ये होता है कैसे, पैराक्राइन सिग्नलिंग में होता क्या है कि कुछ सेल होती है और इसी की नेबरिंग में कुछ और सेल्स होती हैं, तो यहाँ से सिग्नल निकलता है और जो नेबरिंग सेल है उसके पास रिसेप्टर होता है, तो उसको बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। इसी तरह से ऑटोक्राइन होता है। ऑटोक्राइन में क्या होती है, सेल जो होती है खुद ही मतलब सिग्नल सेक्रेट करती है और खुद ही अपनी इसी के ऊपर रिसेप्टर होता है, तो यहीं पे आपका ये एक्ट कर जाता है। जक्स्टाक्राइन में क्या होता है, जक्स्टाक्राइन में आपका दो सेल जो होती हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं, ठीक है, क्लोज कॉन्टैक्ट में होती हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट में होने के बाद ये वाली सेल जो है वो गैप जंक्शन के थ्रू, जंक्शंस भी होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स के, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे देखो बहुत कुछ है वैसे जानने को, बट ज़रूरत जितनी है उतनी पढ़ना है। तो उन डेस्मोसोम जैसे प्लांट्स में होता है ना, वैसे ही गैप जंक्शंस होते हैं। तो गैप जंक्शंस के थ्रू ये वाली सेल इसके पास सिग्नल भेज देगी और ये वाली सेल अगर इसने कुछ सिग्नल प्रोड्यूस करा तो वो इसके थ्रू इसके पास भेज देगी। तो इस टाइप की जो हमारा इंट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग। ऐसी एंडोक्राइन होता है। एंडोक्राइन में क्या होता है कि जो सेल है इसने क्या करा, जो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो इसके ट्रांसमीटर्स हैं वो ब्लड में डाल देती है, और ब्लड जो है वो आपका विद द हेल्प ऑफ ब्लड ये ट्रैवल करके जहाँ पर भी टारगेटेड सेल है उसके पास पहुँच जाते हैं और फिर यहाँ पे जाके ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ इंट्रैक्शन होता है। तो बस कुछ नहीं, इसमें जो हमने पढ़ा है बस यही दो चार लाइन में लिख लेंगे और एग्जाम्पल लिख लेंगे एक दो इसका, कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या एग्जाम्पल है, इसमें क्या है, इसमें क्या, एक एक एग्जाम्पल। तो लिखो, शुरू से शुरू करते हैं। तो लिखो, इन दिस इंट्रैक्शन वन सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल अंडरगो स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखो, इन दिस इंट्रैक्शन वन सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, कभी कभी इनका पूरा ग्रुप भी है वो भी काम करता है। अंडरगोज स्पेसिफिक डेवलपमेंटल प्रोसेस
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर सेल या ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये हो गया, ठीक है। और द सेल विच इन्फ्लुएंसेस द अदर सेल इज नोन एज इंड्यूसर एंड द सेल विच गेट्स इन्फ्लुएंस इज नोन एज रिस्पॉन्डिंग सेल। तो लिख लो, इन्फ्लुएंसिंग सेल इज इंड्यूसर एंड सेकेंड जो मैंने आपको बोला रिस्पॉन्डिंग सेल ठीक है। ये आपकी इंड्यूस्ड जो आपकी हुई है, इसको हम कॉम्पिटेंट सेल भी बोलते हैं, कॉम्पिटेंट सेल, ओके। अब एक पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि इंडक्शन फिनोमिनन इज बेस्ड ऑन सम सेल सिग्नलिंग पाथवेज। इंडक्शन phenomenon is based on some cell signaling processes, ठीक है। कुछ सेल सिग्नलिंग प्रोसेसेस होते हैं, तो आप नाम लिख लो, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, जेक्स्ट्राक्राइन, एंडोक्राइन, ये सब, ठीक है। तो ये सब होता है। सो दैट मीन्स द रिस्पॉन्डिंग सेल मस्ट हैव द नेसेसरी, एक पॉइंट और लिख लेना, that responding cell must have the necessary receptor for the signaling substance which is secreted by the inducer cell, है ना। and when responding cell possess these receptors, it is called competent cell, okay। so फिर ये लिख लो जो मैंने भी आपको बोला, लिख लो। फिर लास्ट में एक पॉइंट और लिख लेना कि therefore induction takes place between the inducer cell and the competent responding cell। Induction takes place between the inducer cell and the competent responding cell, okay। फिर कुछ फिनोमेना जो इंडक्शन से आपके इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो भी आप लिख लो कि इंडक्शन की वजह से क्या क्या हो सकता है। सो इंडक्शन इन्फ्लुएंसेस द, क्या क्या इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये कर सकता है आपका सेल डिवीजन में हेल्प करा सकता है, कि अगर सेल को डिवाइड होना तो इंडक्शन की हेल्प से सिग्नल पहुंच सकता है। सेल माइग्रेशन करा सकता है, ये जो हमने पढ़ा था वहाँ पे, है ना। सेल डेथ करा सकता है, अगर सेल की ज़रूरत नहीं है तो सेल डेथ कराएगा, है ना। डिफरेंशिएशन करा सकता है, डी डिफरेंशिएशन करा सकता है ना। और क्या करा सकता है, अटैचमेंट करा सकता है सेल का, सेल टू सेल अटैचमेंट, ये भी करा सकता है ना। तो दीज आर द, जो हमने पिछले वाले में जैसे अटैचमेंट टाइप में देखा था ना क्या क्या कराता, तो वैसे ही इंडक्शन टाइप में भी ये कराता है। और अगर आपको टू बी स्पेसिफिक होके मतलब बताना है कि पैराक्राइन क्या करता है, तो पैराक्राइन में भी लिख लो आप कि पैराक्राइन में जैसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, दे सिक्रेटेड टू इन्फ्लुएंस द नियर बाई सेल्स, है ना। और वैसे ही आप जेक्स्ट्राक्राइन में लिख लो, जैसे नोच सिग्नलिंग होता है ना सेल में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होने के टाइम पे जो नोच सिग्नलिंग होता है, NOTCH, नोच सिग्नलिंग, तो नोच सिग्नलिंग जो होता है वो आपका जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग की हेल्प से होता है। तो ये भी आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो, है ना। और ऑटोक्राइन में आप लिख सकते हो कि जो आपका प्लेसेंटल में जो आपका ट्रोफोब्लास्ट सेल्स थी ना, याद करो वहाँ पे, तो वो कुछ प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर सिक्रीट करता है अपने प्रोलिफरेशन के लिए, तो वो आपका ऑटोक्राइन वाला हो गया। तो ये एग्जांपल भी लिख सकते हो, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं पैराक्राइन फैक्टर्स में। और एग्जांपल आप लिख सकते हो कि इसमें कुछ फैमिलीज होती हैं, जैसे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली होती है एक, है ना। ऐसी हेजोग फैमिली होती है आपकी। तो अगर आपने नहीं लिखा ना, तो आप ऐसे करके लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो आप कि एग्जाम्पल ऑफ इंडक्शन बेस्ड इंट्रैक्शन। तो पहला पैराग्राइन में लिख लो, तो पैराग्राइन में होता है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फैमिली। ऐसी आपका TGF बीटा सुपर फैमिली एक ये भी होता है, हेजोग फैमिली होती है, हेजोग फैमिली, ये हम पढ़ चुके हैं सब, ठीक है। और इसी तरह से आपका ऑटोक्राइन में लिख लो आप, ऑटोक्राइन में जो मैंने एग्जांपल दिया कि प्लेसेंटल ट्रोफोब्लास्ट सेल सिक्रीट्स प्लेटलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर फॉर इट्स ओन प्रोलिफरेशन। और इसी तरह से आप इसमें लिख सकते हो जेक्स्ट्राक्राइन में कि जेक्स्ट्राक्राइन में नोच सिग्नलिंग अकर्स विद द हेल्प ऑफ जेक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपका इंडक्शन बेस्ड इंट्रैक्शन भी खत्म हो गया। तो अगर एग्जाम में आता है तो आपको पूरा इस तरह से लिख के आना, और एक भी नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। अच्छे से इसको प्रिपेयर करो और फिर इसको लिख के आना, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय।